First of all, I would like to thank UPSC Time channel for inviting me to this platform so that we can have a live interaction with the aspirants. So today's discussion मुझे कुछ questions दिए गए हैं जो कि आप सबने पूछे होंगे चैनल पे। तो पहले हम क्या करेंगे, ये questions को आंसर करेंगे, उसके बाद we will take doubts। जो भी आप लोगों के डाउट हैं आप पूछ सकते हैं। स्टार्टिंग विद माय इंट्रोडक्शन, मेरा नाम नमिता शर्मा है। मैंने यूपीएससी की 2018 की परीक्षा में 145वां रैंक हासिल किया है, 145 रैंक, और मुझे इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स अलॉट हुई थी। करंटली मैं असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट पे दिल्ली में काम कर रही हूँ। ये है मेरा इंट्रोडक्शन। पढ़ाई मैंने दिल्ली से बीटेक किया है, आईपी यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। उसके बाद मैंने आईबीएम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पे काम किया है 2 साल, और मैंने जीएसटी में टैक्स असिस्टेंट के पोस्ट पे काम किया है। इससे पहले एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का। यूपीएससी जर्नी के बारे में अगर मैं बताऊं तो मेरा जो सिलेक्शन हुआ है वो मेरे लास्ट और फाइनल अटेम्प्ट में हुआ है, 6th अटेम्प्ट में। पहले 4 अटेम्प्ट से मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ था ड्यू टू सम मिस्टेक्स जो मैं कर रही थी। फाइनली 5th अटेम्प्ट में आई वेंट टू द इंटरव्यू स्टेज, बट फाइनल लिस्ट से मेरा नाम नहीं था, और फाइनली 6th अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ है, जिसमें मुझे 145 रैंक मिली है। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन जो भी मुझे मिले हैं आप लोगों की तरफ से प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के बारे में और मेंस और इंटरव्यू। मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रीलिम्स की, मेंस की और इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो एग्ज़ाम की होती है, 3 सेपरेट स्टेजेस में ना करके एक कंबाइंड प्रिपरेशन हम लेके चलते हैं। कि पहले हमें बेसिक्स पढ़ना है, बेसिक्स में आ जाती है एनसीईआरटीज़। आपने सबसे सुना ही होगा कि एनसीईआरटी पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। जब आप एनसीईआरटीज़ कवर कर लेते हैं 6 से 12 तक फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स विच आर रिलेवेंट टू द यूपीएससी, वो आप कवर कर लेते हैं तो आपका एक बेसिक फाउंडेशन बन जाता है, जिसके बेसिस पे आप आगे की पढ़ाई करते हैं, वेदर इट इज़ करंट अफेयर्स और ऑप्शनल और फर्दर स्टडीज आप जो दूसरी बुक्स पढ़ते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो पहले आपको बेसिक्स कवर करने हैं, एनसीईआरटीज़ रीड करनी है मल्टीपल टाइम सो दैट यू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। उसके बाद आपको न्यूज़पेपर स्टार्ट करने हैं साथ के साथ, एंड सम स्टैंडर्ड बुक्स आफ्टर कंप्लीटिंग द एनसीईआरटी। स्टैंडर्ड बुक्स का मेरा मतलब है लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए हम लोग पढ़ते हैं, हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न इंडिया के लिए हम स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया की बुक होती है। ऐसे ये वाली बुक्स जो होती हैं अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटीज वी हैव टू रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरव्यू के लिए है। इंटरव्यू स्टेज हमारा एक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म हमें यूपीएससी में भरना होता है, जिसमें हम अपनी बेसिक डिटेल्स भरते हैं। वहाँ से हमारे इंटरव्यू बोर्ड हमसे सवाल पूछते हैं। तो पहली चीज़ जो ध्यान हमें रखनी चाहिए कि हम जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में जो डिटेल्स भरते हैं वो हमें बहुत ध्यान से भरनी है। हमारी हॉबीज़ या हमने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो भी की हैं वो हमें बहुत ध्यान से भरनी है, तभी उसी के बेसिस पे हम इंटरव्यू में आंसर कर पाएंगे। और जब इंटरव्यू की डेट आ जाती है, जब हम मेंस क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद इसी डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को डिटेल में अपने नोट्स बना सकते हैं आप। एक कॉपी सेपरेटली आप इंटरव्यू के लिए रखिए, जिसमें आप अपने जो डैफ होता है उसका हर वर्ड लिख कर उस पर क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करिए कि क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपकी पर्सनालिटी के बारे में या जो भी है। फिर उस पर आप थोड़ा सोच के अपने आंसर्स लिखिए। वाई आई एम सजेस्टिंग टू राइट इज कि हम मेन से जब इंटरव्यू स्टेज में जाते हैं, हमें आदत होती है मेन से बहुत बड़े बड़े आंसर्स लिखने की। इंटरव्यू में हम वो चीज़ नहीं कर पाते हैं कि एकदम से एक लाइन में 2 लाइन में कैसे जवाब देना है। तो हम थोड़ा रिटर्न उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इट इज़ बेटर फॉर अस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू स्टार्ट एंड व्हेन टू स्टार्ट। प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी चाहिए? ये तो जब भी आपको पता चले, वेन एवर यू डिसाइड कि अब आपको यूपीएससी का एग्जाम लिखना है, यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन कीपिंग इन माइंड द टारगेट कि आप कौन से ईयर का एग्जाम लिख रहे हैं। मान लीजिए अभी अगर आप स्टार्ट करते हैं एंड यू आर राइटिंग नेक्स्ट ईयर 2022 का अटेम्प्ट, जो कि मई में प्रीलिम्स का एग्जाम है, उसकी स्ट्रैटेजी अलग होगी। और अगर आप 2 साल बाद कर रहे हैं तो आपके पास थोड़ा टाइम है, तो आप बेटर वे में और प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपको स्टार्ट कब करना है? जब अभी आप डिसाइड कर लेते हैं तभी आपको स्टार्ट करना है, बट आपको स्टार्ट बेसिक से ही करना है। एनसीईआरटीज, देन स्टैंडर्ड बुक्स, इसके साथ साथ करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर, एंड यस ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑल्सो।
इसके बाद करंट अफेयर्स के लिए मैं फॉलो करती थी द हिंदू न्यूज़पेपर, और साथ में मैं एक चैनल फॉलो करती थी, ओनली आईएएस का एक यूट्यूब चैनल है जो डेली एडिटोरियल्स होते हैं जो हिंदू के, और जो उसकी प्रीलिम्स की न्यूज़ होती है इम्पॉर्टेंट, वो 2 छोटी-छोटी वीडियोज़ बना के उस चैनल पे रहती हैं, जो कि फ्रीली अवेलेबल है। सोशल मीडिया का बहुत अच्छे से इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, जब आप वीडियो देख लेते हो एक एनालिसिस की, तो आपके लिए एडिटोरियल पढ़ना, समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इसलिए मैं क्या करती थी, मैं ओनली आइज़ का पहले वीडियो देखती थी करंट अफेयर्स का, डेली करंट अफेयर्स का वो 2 वीडियो डालते हैं। उसके बाद मैं न्यूज़पेपर को जस्ट स्किम करती थी, बस हेडलाइन्स देख लेती थी कि क्या-क्या चीज़ें हैं जो हो सकता है कुछ वीडियो में मिस तो नहीं हुआ है। इससे मेरा टाइम सेव हो जाता था और मेरी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती थी करंट अफेयर्स को लेके। अब करंट अफेयर्स में ही जब एग्ज़ाम नज़दीक आता था, तब मैं ये करती थी कि कंपाइलेशंस होती हैं बहुत सारी, मार्केट में अवेलेबल होती हैं आजकल बहुत सारे, सभी इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो आपको अवेलेबल हैं। कंपाइलेशंस होती हैं करंट अफेयर्स की, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। उसको आप रेफ़र करें और उससे अपना रिवीजन करें करंट अफेयर्स का। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं, अगर आप डेली नोट्स बना रहे हैं, वो आप अपना रिवाइज़ करिए जब एग्ज़ाम आता है उस टाइम पे। और बेटर होगा अगर आप एक कंपाइलेशन को रेफ़र कर लेंगे, तो आपका जो गैप्स होंगे आपके नोट्स में वो फिल हो जाएँगे। ये करंट अफेयर्स का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी कैसे पढ़ें? एनसीईआरटीज़ कैसे पढ़ना है? मैंने ऑनलाइन पढ़ी थी पीडीएफ की फॉर्म में, एनसीईआरटी की वेबसाइट पे सारी एनसीईआरटीज़ फ्रीली अवेलेबल हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको खरीद के ही वो पढ़नी है। उसके बाद आप उसमें मार्क भी कर सकते हो, हाइलाइट कर सकते हो, सो दैट जब व्हेन यू रिवाइज़ आप वही पोर्शन रिवाइज़ करो जो आपका हाइलाइटेड है, और या फिर आप उसके नोट्स भी बना सकते हो। नोट्स आप ऑनलाइन बना सकते हो कॉपी पेस्ट करके, या फिर आप अपनी कॉपी रखिए, हैंड रिटन बुक, जिसमें आप शॉर्ट में पॉइंट्स नोट कर सकते हैं, जो भी आप प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी से, वो आप वहाँ पे नोट कर सकते हैं। एक और चीज़, अगर आपको पढ़ने में नहीं समझ आ रहा है या आपका फ़ोकस नहीं बन पा रहा है पढ़ने में, तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं जो एनसीईआरटी बुक्स की समरी डालते हैं, चैप्टर वाइज़ समरी। तो आप ये कर सकते हैं, पहले एक समरी देख लीजिए यूट्यूब पे एक चैप्टर का, उसके बाद आप उसको पढ़ लीजिए बुक में, तो आपको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने डिस्कस कर ही लिया है। एनालिसिस का मैं वीडियो देखती थी, उसके बाद में न्यूज़पेपर को स्कैन करती थी। डेली कितना घंटा पढ़ना चाहिए? अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पास कितना टाइम है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो आपको जॉब के साथ टाइम निकालना है, भले ही वो 3 घंटे, 4 घंटे या 5 घंटे आपको मिलते हैं। या अगर आप फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके पास 8 से 10 घंटे है, 12 घंटे है डेली का, तो जितना आपके पास समय है, उसके हिसाब से आपको बेस्ट यूज़ करना है। ये नहीं है कि 12 घंटे पूरा फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं और 12 घंटे 14 घंटे हैं, लेकिन आप उसमें पढ़ाई ना करके बाकी चीज़ में आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो इससे आपका क्या है, डाइवर्ट होगा गोल, आप अपनी पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाएँगे। इसके लिए आप अपने डेली टारगेट्स बनाइए, अगर आप घर पे रह के तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने कोई इंस्टीट्यूट जॉइन किया हुआ है, अपना एक ब्रॉडर प्लान रखिए माइंड में कि आपने इतने महीने आपके पास हैं एग्ज़ाम के लिए, आपको कितना महीने में क्या करना है, आपको वीकली क्या करना है, देन उसी में आप बीच-बीच में अपने रिवीजन का स्पेस रखिए कि हर रोज़ का रिवीजन नेक्स्ट डे, और एक वीक में संडे के दिन आप रिवीजन का ही रखिए कि पूरे हफ्ते में आपने जो पढ़ाई करी है आप उसको रिवाइज कर पाएँ। ये हो गया। अब सोर्सेज़ और बुक लिस्ट, मैंने बहुत ही नॉर्मल, मेरी गलती जो शुरू के अटेम्प्ट्स में रही थी वो यही थी, मैं हर सोर्स के पीछे भागती थी कि ये मटेरियल मिल रहा है, ये फोटोस्टेट नोट्स मिल रहे हैं, हर चीज़ ले लो, पढ़ लो। ये चीज़ मैंने गलती की थी कि मैं उसको रिवाइज़ फिर नहीं कर पाई थी। अगर आप इतना सारा सोर्स पढ़ के उसको रिवाइज़ कर पा रहे हैं, एटलीस्ट उसको 10 बार तो मैं बोलूँगी, एग्ज़ाम में जाने से पहले उसको पढ़ पा रहे हैं, तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अगर आप उतना रिटेन कर सकते हैं, उतना रिवाइज़ कर सकते हैं। लेकिन सजेस्टेड यही रहता है कि आप लिमिट रखेंगे अपने, अगर सोर्सेज़ को, कम सोर्सेज़ को ही पढ़ेंगे, तो आप उसको रिवाइज़ बार-बार कर पाएँगे। जब आप रिवाइज़ कर पाएँगे, तो आपको दिमाग में चीज़ें रहेंगी, आप कनेक्ट कर पाओगे, आप उसको फिर पेपर में रिप्रोड्यूस कर पाओगे। ये फ़ायदा रहता है रिसोर्सेज़ को कम रखना। तो मेरे लिए रिसोर्सेज़ मैंने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था, एंड में एनसीईआरटीज़ ही मैंने रिवाइज़ की थी। ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री के लिए, जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए। दूसरा, मैंने बेसिक्स के लिए मृणाल के जो एक चैनल है यूट्यूब का, बहुत पुराना, उस पे वीडियोज़ डले हुए थे, मैंने वही रिवाइज़ किए थे अपने 2018 अटेम्प्ट के लिए भी, बेसिक्स के लिए। और करंट अफेयर्स के लिए मैंने विजन आईएएस की मैगज़ीन्स को ही रिवाइज़ किया था, जो कंपाइलेशन होती है। यही मेरे लिमिटेड सोर्सेज़ रहे हैं।
न्यूज़पेपर और मैगज़ीन, न्यूज़पेपर का मैंने बता दिया है कि मैं द हिंदू ही पढ़ती थी और मैं वीडियो देखती थी ओनली आईएएस का। मैगज़ीन मैंने विजन आईएएस का ही पढ़ा हुआ है, उसी का जो कंपाइलेशन होता है। मंथली मैगज़ीन्स में नहीं पढ़ती थी, मैं एग्ज़ाम के टाइम पे ही जो कंपाइलेशन आता है उसी को मैं बार-बार उसको पढ़ के उसको अच्छे से मेमोराइज़ करती थी। ऐसे की नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे की प्रैक्टिस कैसे की जाए? पहली चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि यूपीएससी में किस टाइप का ऐसे लिखा जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप टॉपर्स की कॉपीज़ डाउनलोड करिए, इंटरनेट पे सब फ्रीली अवेलेबल है। जो भी पास्ट ईयर्स के टॉपर्स रहे हैं उनके जो हम टेस्ट सीरीज़ लिखते हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल है, उनको डाउनलोड करके आप देखिए कि किस तरह से ऐसे लिखा जाता है। दूसरा, हम जब एडिटोरियल्स पढ़ते हैं वहाँ न्यूज़पेपर में, तो हमें समझ में आता है कि एक ऑथर का लिखने का स्टाइल क्या होता है, या कोई एक लंबा अगर आर्टिकल आपको लिखना है तो उसका तरीका क्या होता है, क्या वोकैब्युलरी यूज़ होती है। एक ये और चीज़ न्यूज़पेपर पढ़ने से आपकी एनहांस होती है। आपने टॉपर्स कॉपीज़ देखकर ऐसे का समझ लिया, उसके बाद आप यूपीएससी के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स निकाल के उन्हीं क्वेश्चंस को आप रिवाइज़ करिए, उन्हीं क्वेश्चंस को लेके आप समझिए कि ऐसे किस तरह के पूछे जाते हैं। आप ट्राई करिए, 1-2 एसेज़ लिखिए। अगर आप टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर सकते हैं ऐसे की तो वेल एंड गुड। 4-5 आप ऐसे अपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाएँगे। मैंने ऐसे के लिए एक और चीज़ की थी कि एग्ज़ाम से पहले मैंने प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन बेस्ड मैंने कुछ टॉपिक्स निकाल लिए थे कि यूपीएससी में जनरली इन टॉपिक्स में पूछा ही जाता है। जैसे वुमेन इश्यूज़ हो गया, या फिर एजुकेशन सेक्टर हो गया, सोशल सेक्टर हो गया, स्कीम्स के बेसिस पे, या फिलॉसफिकल। तो इन टॉपिक्स पे मैंने अपने एंड से कुछ नोट्स बना लिए थे कि मैं अगर इस रिलेटेड इस थीम पर एक ऐसे आएगा तो मैं उसको कैसे लिखूंगी, इंट्रोडक्शन मेरा क्या होगा, मुझे क्या उसमें करंट अफेयर कनेक्ट करना होगा। थोड़ी प्रैक्टिस अगर आप कर लेंगे इट विल बी वेरी गुड फॉर योर ऐसे। ऐसे हो गया। इसके बाद जीएस, जीएस वही जो बेसिक्स आपने पढ़ लिया, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स। फिर जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, तो जब करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर से, या आप वीडियोस देख रहे हो, या आप मैगजीन देख रहे हो, तो बैंक में तो ऑटोमेटिकली डिवाइड कर दिया रहता है कि ये सब्जेक्ट्स से रिलेटेड ये करंट अफेयर्स है। तो वहीं आप जीएस के टॉपिक से रिलेट कर करके करंट अफेयर्स पढ़िए, क्योंकि जो पेपर आता है मेंस का, मोस्टली इट इज करंट अफेयर बेस्ड। मतलब 80 टू 90% करंट अफेयर क्वेश्चन आते हैं, बहुत कम स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं, जो आपने बेसिकली अगर आपने एनसीईआरटीज और स्टैंडर्ड बुक्स कवर की हुई हैं तो आप इजीली उनको आंसर कर सकते हैं। यहाँ यही जीएस का है। उसके बाद आंसर राइटिंग आती है। उसके लिए अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे तो बहुत अच्छा है, जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपको टेस्ट सीरीज नहीं खरीदनी है तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको क्वेश्चन दे देते हैं, आप वहाँ पे आंसर लिखो, आप अपलोड करो। बाकी और भी पेयर रिव्यूज करने के लिए और लोग वहाँ पे आंसर अपलोड करते हैं, आप उनका आंसर देख सकते हो, एक दूसरे का रिव्यू कर सकते हो, फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हो। एक और चीज, आप जीएस के भी टॉपर्स कॉपीज डाउनलोड करके आप आंसर राइटिंग देखिए। अभी इस साल की वजह से नए अभी इस साल जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी भी अब टॉपर्स कॉपीज अवेलेबल हो जाएंगी ऑनलाइन, वो भी आप देख सकते हो कि किस तरह के आंसर को यूपीएससी रिवॉर्ड करती है, कैसा आंसर लिखने से बेटर मार्क्स मिलते हैं। जीएस हो गया। ऑप्शनल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शनल 500 मार्क्स का ऑप्शनल आता है यूपीएससी में, जो कि बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग होता है आपके फाइनल लिस्ट में आने के लिए। मेरा 2017 ऑप्शनल में स्कोर कम रहा था, इसलिए मेरा फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ पाया था। ऑप्शनल की तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी है। एक आप बेसिक रिसोर्स अपना रख लीजिए, कि जैसे कि मैंने मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल था तो मैंने महापात्रा सर के नोट्स पढ़े थे, मैंने उनकी क्लासेस भी ली थी, वो मेरा बेसिक रिसोर्स रहा है हमेशा इन माई ऑल अटेम्प्ट्स। उसके बाद आप एडिशनल आपको कोई रिसोर्स चाहिए तो मैंने नितिन सांगवान की एक बुक आती है सोशियोलॉजी की, एसेंशियल सोशियोलॉजी, ये एक सीनियर ब्यूरोक्रेट ही हैं, उन्होंने बुक लिखी है। ये मैंने यूज़ की थी अपने ऑप्शनल को आंसर राइटिंग को एनहांस करने के लिए, एग्जाम्पल्स लिखने के लिए। वहाँ से मैंने बुक से एक्सट्रैक्ट किया था। तीसरा हो गया करंट अफेयर्स, एक हो गया बेसिक, दूसरा हुआ एक स्टैंडर्ड बुक जो भी आप उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तीसरा है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपको अगर ऑप्शन में अगर आप कनेक्ट करके आंसर लिखते हैं तो इससे क्वालिटी एनहांस होती है और इट इज़ मोर रिवॉर्डिंग। आपको बेटर इसमें मार्क्स मिलेंगे, जो आपका स्कोर मेंस में इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। एंड नॉनदलेस कि आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है, जितना ज़्यादा हो सके ऑप्शनल के लिए भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकाल के ही मैं पास्ट 10 ईयर्स के मैंने सोशियोलॉजी के पेपर्स डाउनलोड किए थे यूपीएससी की वेबसाइट पे, और वहाँ से मैंने एक एक क्वेश्चन खुद से कॉपी में लिखा था, स्ट्रक्चर बना के। ज़रूरी नहीं है आप टाइम टेस्ट दो, आपके पास अगर नहीं है टाइम टेस्ट सीरीज पूरी बैठ के लिखने का, मैं नहीं लिख पाती थी जैसे, तो आप टाइम लेके एक एक आंसर लिख के प्रॉपर उसको प्रैक्टिस करो।
और मेंटल आंसर राइटिंग करो। अगर आपके पास टाइम नहीं है 3 घंटे बैठ के टेस्ट लिखने का, मेंटल आंसर राइटिंग का मतलब है क्वेश्चन देखा और माइंड में सोचा कि ये क्वेश्चन आया है तो इंट्रोडक्शन में इसका क्या लिखूंगी, फिर मैं इसके पॉइंट्स क्या लिखूंगी, और मैं इसमें करंट अफेयर्स क्या ऐड कर सकती हूँ, या फिर मैं इसको डाइवर्स आंसर कैसे बना सकती हूँ कि अगर GS1 का है तो GS2 का कुछ एग्जाम्पल मैं कैसे लिख सकती हूँ इसमें, या फिर GS3 इकोनॉमिक का क्वेश्चन है तो मैं इसमें कैसे ज्योग्राफी डाल सकती हूँ, कैसे मैं उसमें हिस्ट्री डाल सकती हूँ। इससे क्या है, आपका डाइवर्स आंसर होता है, इनोवेटिव पॉइंट्स निकल के आते हैं जो कि बेटर होता है। आपके आप खुद ही सोचिए, एक आंसर है जो स्टैंडर्ड लिखा हुआ है और दूसरे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कुछ कनेक्ट किया हुआ है, इनोवेटिव पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो ज्यादा मार्क्स उसी को मिलेंगे जिन्होंने ज्यादा बेटर, इनोवेटिव और क्रिएटिव तरीके से आंसर लिखा है। आंसर राइटिंग इसमें हमारा कवर हो जाता है। आंसर राइटिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना आप अपने हाथ से, अपने पेन से लिखेंगे कॉपी में, उतना ही आपके लिए बेटर होगा। भले ही वो GS है, वो ऑप्शनल है, वो एसे है, वो एथिक्स है, प्लीज डोंट टेक इट लीनियंटली कोई भी पोर्शन की ये तो मुझे आता है, हो जाएगा। मेरा रीजन ऑफ फेलियर वाज दिस ओनली कि मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी पहले वाले अटेम्प्ट्स में। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ही आइडियाज आएंगे कि आंसर कैसे लिखना है। जरूरी, अगेन आई एम रिपीटिंग, कि अगर आपके पास टाइम टेस्ट लिखने का नहीं है टाइम, तो आप इस तरह से करिए, मेंटल आंसर राइटिंग करिए, या बैठ के एक साथ 10 आंसर लिख लिए टाइम करके, कि 10 आंसर अगर इतने टाइम में हो रहे हैं तो मीन्स पूरा पेपर हो जाएगा। एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्पीड। राइटिंग स्पीड अगर आपकी अच्छी होगी तो आप ज्यादा अच्छे पॉइंट्स एग्जाम में लिख पाएंगे। क्यों? अगर आपकी राइटिंग स्पीड स्लो है तो आपका पेपर छूटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो राइटिंग स्पीड भी प्रैक्टिस से ही आपकी इंप्रूव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम टेबल के ऊपर है। टाइम टेबल, मुझे लगता है टाइम टेबल जब भी हम कोई पढ़ाई करते हैं, कोई भी एग्जाम हो गया या फिर लाइफ में नॉर्मली भी, आई थिंक दैट वी नीड टू हैव अ शेड्यूल इन आवर लाइफ। एक टाइम टेबल रहता है तो हम ऑर्गेनाइज रहते हैं, हम थोड़ा डिसिप्लिन रहते हैं। लाइफ में डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ हमें अचीव करना है, कुछ गोल, तो अगर टाइम टेबल हमारे पास रहेगा तो हमारे पास डेली के टारगेट्स रहेंगे कि आज मुझे इतने घंटे में ये चीज कवर करनी है, तो आप उसको, एक आपकी अकाउंटेबिलिटी रहेगी कि ठीक है, हाँ ये चीज कवर करके ही मेरे को सोना है, आज इससे पहले सोना नहीं है। तो टाइम टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप डेली अपना, बल्कि वीक के शुरू में एक रफ टाइम टेबल आप बना लीजिए कि मंडे ट्यूसडे वेंसडे आ गया, पूरे हफ्ते में मुझे ये चीजें करनी है, और डेली का एक रफ रखिए। रफ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 10 से 11 ये करना है, 11 से 12 ये करना है, ऐसा नहीं। एक रफ रख सकते हैं, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रख सकते हैं कि इतने घंटे ये पढ़ाई करनी है, या ये जो टॉपिक्स है मुझे कवर करने हैं, ये सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, विच इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टाइम टेबल होना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अपने आप को मोटिवेट कैसे किया जाए। देखिए, मुझे लगता है जब हमारा एक गोल होता है तो अपने गोल को ही खुद को रिपीट करना, यही हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। आप अपने आप को रिमाइंड करिए क्यों आपने शुरू की ये तैयारी, या क्यों आपने कोई भी चीज, कोई भी टास्क करने का निर्णय क्यों लिया। व्हाई डिड यू डिसाइडेड टू डू दिस। भले ही वो कोई एग्जाम हो या कोई भी प्रोजेक्ट हो या कोई भी नई चीज हो जो आप करना चाहते हैं, कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ कि आप ये क्यों, आपने क्यों स्टार्ट किया था ये, कि आपके खुद का एक ड्रीम है, आप कुछ करना चाहते हो। आप खुद को, मान लीजिए आप खुद को ही चैलेंज करना चाहते हो कि मैं UPSC क्लियर करके दिखाना चाहता हूँ खुद को ही, कीप रिमाइंडिंग कि मैंने ये इसलिए स्टार्ट किया था, अब मुझे वापस नहीं जाना है। अब एक बार शुरू कर दिया है तो अब मतलब करके ही उसको दिखाना है, करके ही छोड़ना है उसको। और ऐसा नहीं है कि एग्जाम ही सब कुछ है, लाइफ एग्जाम से बहुत ज्यादा आगे है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है लाइफ में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एग्जाम है जिससे आपको कुछ अच्छा करने को मिलता है। बहुत सारी चीजें होती हैं करने के लिए, आप अपने इंटरेस्ट में परस्यू कर सकते हैं। तो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए अपना गोल अपने आप को रिमाइंड करते रहिए डेली। आप अपने दीवार पे लिख के चिपका भी सकते हैं कि हाँ ये चीज मुझे करनी है, ये मेरा गोल है। दूसरा, आप डेली 10 से 15 मिनट या आधा घंटा मैक्सिमम अपने लिए निकालिए, जिसमें आप अपनी हॉबी को टाइम दीजिए। ये मैं उसके लिए कह रही हूँ कि अभी अभी तो प्रीलिम्स है, जैसे कि अभी आप नहीं सोच पाओगे कि हाँ मैं हॉबीज करूँ अपनी, ऐसा तो नहीं। लॉन्ग टर्म में जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, डेली गिव 15 to 30 मिनट्स टू योर सेल्फ, जिसमें आप वॉक कर सकते हैं, आप गाना सुन सकते हैं, आप कुछ लिख सकते हैं। अगर आपको लिखने का आपको शौक है, आप ब्लॉग लिख सकते हैं, डायरी लिख सकते हैं, या अपने घर वालों से बात कीजिए, अपने फ्रेंड से बात कीजिए, जिससे आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस मिले, पॉजिटिव इमोशंस मिले। ऐसा नहीं कि आप इंस्टाग्राम या फेसबुक खोल के बैठ गए जहां आप सिर्फ अपने फ्रेंड्स को देख रहे हो जो बाहर घूम रहे हैं, या फिर ट्रिप्स कर रहे हैं, या कोई अपना जॉब चेंज कर रहा है, नेक्स्ट जॉब में जा रहा है, और आप यहाँ घर में बैठ के तैयारी कर रहे हो। तो इससे आपको डिप्रेशन ही फील होगा कि मैंने क्या कर दिया पता नहीं, यहाँ पे मैं जॉब कर रहा होता या कर रही होती तो मेरी लाइफ बेटर होती। उन चीजों को खुद से दूर रखना है, अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ही
15 से 20 मिनट या आधा घंटा डेली अपने आप को टाइम देना है अपनी एक अच्छी हॉबी के ऊपर। म्यूजिक हो सकता है, राइटिंग हो सकता है, रीडिंग हो सकता है, इवन वॉकिंग, या सिर्फ बैठ के आप सीधा सिर्फ ब्रीदिंग ब्रीद आउट अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करिए, जो मेडिटेशन होता है। इट विल हेल्प अ लॉट, जो आपको मोटिवेटेड रखने में भी बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोचिंग के ऊपर है। अब आज के टाइम में तो इतना सारा जब गाइडेंस हो गया, मटेरियल हो गया, एवरीथिंग इज अवेलेबल, इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपके ऊपर है, अगर आपको करनी है कोचिंग, आपको लगता है आप कर सकते हो, आपके पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स नहीं है, आपको रहने का दिक्कत नहीं है, इजी है आपके लिए, आप कर लीजिए। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं, आप कहीं रिमोट एरिया में रहते हैं जहाँ पे कोचिंग का एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो आपके पास इंटरनेट है, आपके पास एक मोबाइल है एटलीस्ट, जहाँ से आप कनेक्ट होके यूट्यूब से बहुत सारी पढ़ाई आप कर सकते हैं। बहुत सारे फ्री चैनल्स हैं जो आपको स्टैटिक से लेके करंट अफेयर से लेके टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको अवेलेबल रहता है। आपके ऊपर है फिर, तो आपको उसमें क्या रहता है, एक डेली शेड्यूल आपको बना के चलना है। कोचिंग से मुझे लगता है एक जो करने से क्या रहता है, आप डेली क्लास जा रहे हो तो आपके पास एक टारगेट है कि अच्छा ये पढ़ा दिया, आगे मुझे पढ़ना है, उसके आगे इम्प्रूव करना है। बट वही चीज अगर आप खुद से कर पा रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई जरूरत है। नेक्स्ट है टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज के बिना मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई कर सकते हो आप। टेस्ट सीरीज का मतलब है ऐसा नहीं कि कोचिंग में जाके ही आप टेस्ट सीरीज लिख रहे हो, आप यूपीएससी का पेपर उठा लो और उसको आंसर लिखना शुरू करो, खुद पढ़ उसको। आप 1 घंटे बाद भी अगर आप आंसर पढ़ोगे ना अपना, तो आपको समझ में आएगा कि मैंने इस आंसर में क्या कमी करी है। प्रोवाइडेड यू हैव रेड सम टॉपर्स ऐसे, जो आपको ऐसे या आंसर जो आपको पता है थोड़ा कि किस तरह से आंसर लिखना चाहिए, थोड़ा सा मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, पॉइंट्स होने चाहिए, करंट अफेयर्स होना चाहिए, गवर्नमेंट्स की स्कीम्स अच्छे अच्छे उसमें लिखो आप कनेक्ट करके। तो इससे क्या होता है कि प्रैक्टिस हो जाती है। टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस यही है कि आपकी प्रैक्टिस रहती है, आपको क्वेश्चन देख के डर नहीं लगता है। अब प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स में अगर आपने सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं किए हैं बिफोर गोइंग टू द एग्जाम, तो जब भी आप पेपर देखेंगे तो आपको लगेगा कि 4 ऑप्शन है, पहले लगेगा चारों ही सही लग रही है, थोड़ा सोचेंगे तो लगेगा अच्छा ठीक है, ए और बी में से एक लग रहा है, बी और डी में से एक लग रहा है, कंफ्यूजन रहेगा, आप रिस्क नहीं ले पाओगे, आपके अंदर एक एक इनहिबिशन रहेगा कि पता नहीं जो मैं ऑप्शन मार्क कर रही हूँ वो गलत तो नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर आपने प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस करी है, सफिशिएंट नंबर ऑफ टेस्ट करे हैं, एटलीस्ट मुझे लगता है 2 टेस्ट सीरीज के पेपर अगर आप सॉल्व करके जा रहे हैं, और यूपीएससी के पेपर्स अपार्ट फ्रॉम योर बेसिक्स, उसके बाद आपको एक एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि क्वेश्चन अगर मैं देखूंगा तो मैं उसका आंसर कर पाऊंगा एटलीस्ट कुछ। ये नहीं कि मैं ये 100 क्वेश्चन तो कोई भी नहीं कर पाता है, एटलीस्ट 50 क्वेश्चन आप कॉन्फिडेंटली 100% कर पाओगे। नेक्स्ट 20 to 30 क्वेश्चन में आपको इंटेलिजेंट गेसिंग और रिस्क थोड़ा लेना पड़ेगा, ये करना ही पड़ता है, कितनी भी आपने बड़े कितने साल पढ़ाई करी हो। लेकिन प्रीलिम्स का यूपीएससी का पेपर काफी अनप्रिडिक्टेबल होता है, यही सच्चाई है। वहां आपको खेलना पड़ता है पेपर में थोड़ा, और वो खेलने की प्रैक्टिस अगर आप करके जाएंगे तो वहां पे आप बेटर खेल पाएंगे। यही सेम चीज मेंस में है। मेंस में तो इनफैक्ट अगर आप बहुत सारा प्रैक्टिस करके जा रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिलेटेड मिल जाएगा। हो जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा कि रिलेटेड होगा, तो आप कुछ कंटेंट उसमें लिख सकते हो। फिर आपको स्ट्रक्चर बनाने की प्रैक्टिस रहती है अगर आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की होती है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। मैं बार बार ऑलरेडी बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना बहुत जरूरी है। रूल्स ऑफ द गेम कि आपको जानना जरूरी है, और वो रूल्स ऑफ द गेम आपको तभी पता चलेंगे जब आप यूपीएससी का पेपर देख चुके हैं, आपको पता है किस तरह का डिमांड है पेपर का, क्या क्या किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स का क्या क्वेश्चन होता है, ये और किस टॉपिक को कितना वेटेज दिया जा रहा है प्रीवियस ट्रेंड्स में, ये जरूरी होता है देखने के लिए। नेक्स्ट है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का मैं आपको बता चुकी हूँ। सोशल मीडिया का मतलब नहीं कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप बैठे हैं और सिर्फ उन सब चीजों को देख रहे हैं कि आपके फ्रेंड्स घूम रहे हैं जिससे आपको डिप्रेसिंग लग रहा है। रिमूव एवरीथिंग विच क्रिएट्स अ नेगेटिव इमोशन इन यू, उसको हटा दो। लेकिन यहीं पे सोशल मीडिया के यूज हम प्रोडक्टिवली कैसे कर सकते हैं, आप कोई ऐसे पेजेस ज्वाइन करिए जहां पे यूपीएससी के क्वेश्चंस आते हैं। तो मान लीजिए जब आप ब्रेक ले रहे हैं दिन में 15 से 20 मिनट या आधा घंटा, उस टाइम में आप पेज खोल के वो क्वेश्चंस मार्क देख लीजिए, हो सकता है कुछ वहीं से रिवीजन हो जाए आपका। आजकल बहुत इन्फोग्राफिक्स के तरीके होते हैं, इन्फोग्राफिक्स गवर्नमेंट की वेबसाइट्स के इंस्टाग्राम पे पेजेस हैं, ट्विटर पे पेजेस हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट अपनी स्कीम्स के बारे में डालती रहती है। इससे क्या होता है, हमें पिक्चर फॉर्म में अगर कोई चीज दिमाग में जाती है वो ज्यादा देर तक मेमोरी में रहती है।
लेकिन आपको यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करना है। ऐसा नहीं कि बैठ के आप फ़ोन में अगर स्क्रॉल कर रहे हो तो उसी में आप सारा टाइम वेस्ट कर दोगे। यूज़ इट प्रोडक्टिवली। एवरी मिनट शुड नॉट लीड टू डाइवर्जन फ्रॉम योर गोल, इट शुड लीड यू टुवर्ड्स योर गोल। तो ये ध्यान रख के आपको अपने मोबाइल का, इंटरनेट का और सोशल मीडिया का यूज़ करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऑनलाइन पढ़ाई करनी चाहिए या ऑफलाइन? ये भी अब आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपके पास ऑफलाइन सोर्सेज अवेलेबल हैं, आपको लगता है कि हाँ, आप इतना जो स्टैक बना के करंट अफेयर्स का या बुक्स का आप रख सकते हो, आप उसको देख के पढ़ के आपको आराम से हो रहा है, तो आप रखिए। मेरे लिए आई पर्सनली प्रेफर्ड ऑनलाइन मोड। मुझे लगता था कि एक डिकंजेस्टेड रहता है, मेंटल थोड़ा बर्डन कम रहता है। लैपटॉप में सब कुछ है, पीडीएफ्स हैं, इजीली एडिटेबल हैं, कॉपी पेस्ट करके नोट्स बना सकते हैं और जब मन करे कॉपी में शॉर्ट में अपने आप नोट्स बना सकते हैं। तो मेरे लिए ऑनलाइन मोड इसलिए प्रेफरेबल था। लेकिन टेस्ट सीरीज लिखनी है या आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है तो उसमें आपको ऑफलाइन करना ही पड़ेगा। आपको कॉपी में ही क्वेश्चंस लिखने पड़ेंगे, आंसर्स लिखने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया मेरे पास, पढ़ाई में मन कैसे लगाएं? पढ़ाई में तो मन आपको लगाना पड़ेगा। आपने पढ़ाई वाला अगर एक गोल चूज किया है, सिविल सर्विसेज में पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, मन लगाना ही पड़ेगा। फिर भी कभी लगता है कि मोनोटोनस हो रहा है शेड्यूल, पढ़ाई लगातार एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते लगता है कि थकान हो रही है, मेंटली ड्रेनिंग लग रहा है। तो इसका ऑल्टरनेटिव होता है कि स्किप द सब्जेक्ट, सॉरी स्वैप द सब्जेक्ट, दूसरा कोई सब्जेक्ट उठा के पढ़ लीजिए। मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ के आप बहुत बोर हो रहे हैं, तो थोड़ी देर उठा के पॉलिटी पढ़ लीजिए या इकोनॉमिक्स या साइंस पढ़ लीजिए। अगर काफी अलग उससे स्ट्रीम हो जाता है, वो आपको इंटरेस्ट बना के रखेगा। दूसरा, यूट्यूब का हेल्प इसमें ले सकते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट के चैनल्स हैं यूट्यूब पर, जो जैसे कल्चरल मिनिस्ट्री का है या फिर कुछ हिस्टोरिकल चैनल्स हैं, जहाँ पे आप जाइए और उसको एक वीडियो देख लीजिए कोई कल्चर के रिलेटेड। उससे क्या होगा, वर्चुअल आपका टूर भी हो जाएगा और आपको नॉलेज मिल जाएगी कि अच्छा, इस लोकेशन पे ये वाला टेम्पल होता है, इसका आर्किटेक्चर ऐसा होता है, साउथ इंडियन आर्किटेक्चर कैसा रहता है, नॉर्थ इंडियन कैसा रहता है, या फिर टेक्सटाइल कौन से स्टेट का कौन सा अच्छा होता है। ये चीज आप कर सकते हैं। और तीसरा, आप हॉबीज पे अपना टाइम दे दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है पढ़ाई करने में, आप खेल, थोड़ा स्पोर्ट्स में अगर आपको इंटरेस्ट है, कोई आप स्पोर्ट्स खेल सकते हैं जाके। वीक में 1-2 बार आप अपना रेगुलर स्पोर्ट्स खेलना रख सकते हैं। आप 10-15 मिनट अगर वॉक करके भी आ जाएंगे, उसके बाद भी आपको बहुत रिफ्रेशिंग लगता है, देन यू हैव टू सिट एंड स्टडी। लेकिन पढ़ाई का इसमें कोई दो राय नहीं है कि पढ़ाई तो करनी ही है। सिटिंग कैपेसिटी हमें बना के रखनी है कि एक बार बैठ गए तो 10-12 घंटे तक, ऐसा नहीं है, बोर नहीं लगना चाहिए अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं प्रिपरेशन की और घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा नोट्स का है। नोट्स का मैंने बता दिया है, मैं मिक्स रखती थी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। ऑनलाइन में अगर कुछ कंटेंट देखा है, मैं उसको कॉपी पेस्ट करके एवर नोट में पेस्ट कर लेती थी। दूसरा, मैं ऑफलाइन एक अपने पास कॉपी रखती थी बिफोर प्रीलिम्स, जिसमें से मैं टेस्ट सीरीज से ऑनलाइन या जो भी मुझे चीज मिल रही है, कोई पॉइंट ऐसा लगता है कि अच्छा मुझे ये रिवाइज करना है, तो मैं उसको अपनी कॉपी में लिख लेती थी शॉर्ट में, एकदम कीवर्ड्स फॉर्म में, जो मैं लास्ट डे या लास्ट वीक में पूरा मैं उसी को रिवाइज करती थी। तो मेरा मिक्स रहता था नोट्स का। आप भी अपने चॉइस के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकते हैं इसको। रिवीजन का नेक्स्ट क्वेश्चन है। रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिवाइज ही नहीं करेंगे तो आपने जो पढ़ाई करी है बहुत सारी, भले ही आपने 10 बुक्स पढ़ी एक सब्जेक्ट के लिए, लेकिन आपको याद एक भी नहीं है तो कुछ फ़ायदा नहीं है। और याद नहीं होगा तो आप उसको पेपर में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, आप उसको पेपर में लिख नहीं पाएंगे। तो रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने रिवीजन को रेगुलर चीज़ रखिए। आज जो पढ़ा है उसको कल सुबह एक बार देख लीजिए। और उसको रिवाइज कैसे करना है, मान लीजिए आपने ऑनलाइन पीडीएफ में पढ़ रहे हैं तो आपने कुछ हाईलाइट किया होगा, हाईलाइटेड पोर्शन बस देख लीजिए नेक्स्ट डे मॉर्निंग। या फिर अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो नोट्स रिवाइज करना बहुत ही जल्दी हो जाता है। अपने खुद के लिखे हुए नोट्स होते हैं तो वो बहुत जल्दी रिवाइज हो जाते हैं। ये चीज आप कर सकते हो, बट रिविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप रिविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, नोट्स और पढ़ें या टेक्स्ट बुक्स पढ़ें? अब टेक्स्ट बुक्स में एनसीईआरटीज तो नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल है, ये तो आपको पढ़ना ही है। एनसीईआरटीज के नोट्स पढ़ने से मुझे नहीं लगता वो अंडरस्टैंडिंग बनेगी। अगर आप एनसीईआरटीज के डायरेक्ट नोट्स पढ़ने लगेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, वो कनेक्टिविटी नहीं बनेगी, वो बेस जो स्ट्रॉन्ग हम बनाना चाहते हैं फाउंडेशन, वो शायद नहीं बन पाएगा। तो एनसीईआरटीज के आपको नोट्स नहीं पढ़ने, एनसीईआरटीज आपको कंप्लीट पढ़नी है 6 to 12। उसके बाद नोट्स आप खुद के बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स। नोट्स भी बहुत लेंदी नहीं होने चाहिए, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स नहीं होने चाहिए कभी भी, मुझे लगता है। छोटे छोटे अगर हम नोट्स बनाते हैं, बिल्कुल कीवर्ड्स लिखते हैं, तो वो रिवाइज करने में ईजी होता है।
और दूसरी बात ये कि नोट्स कभी भी फर्स्ट रीडिंग में नहीं बनाने चाहिए। अगर आप पहली बार बुक पढ़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत आपने खोली और बैठ के आप साथ में नोट्स बनाने लगेंगे, तो आपको लगेगा हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप हर पॉइंट लिखने लग जाओगे अपने कॉपी में। तो वो चीज नहीं करनी है। एटलीस्ट बुक को 3 से 4 बार पढ़ने के बाद ही, लक्ष्मीकांत तो ऐसी बुक है जिसको आप 10 बार भी पढ़ोगे तो 11वीं बार आपको एक नया पॉइंट मिल जाएगा। तो कम से कम आप 4 से 5 बार पढ़ लेंगे उस बुक को, तभी आप उसका शॉर्ट नोट्स बना पाएंगे। और अगर आपको शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना है तो आप बुक में ही जहाँ एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, पेन से वहां पे छोटा छोटा लिख सकते हैं। कोई वर्ड जैसे कमिटी हो गया, इस कमिटी को हेड कौन करता है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमिटी, इसका हेड कौन है, छोटा छोटा आप लिख सकते हैं, जो आप रिविजन में आपका ध्यान उन चीजों पे चला जाए। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्फ स्टडी कैसे करनी है। मैं बार बार ये चीज रिपीट कर चुकी हूँ कि अगर आप कोई कोचिंग नहीं जा रहे हैं या आपने कोई क्लासेस नहीं ज्वाइन करी है, तो आपके लिए टाइम टेबल और डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है सेल्फ स्टडी में। क्योंकि हम डिरेल हो जाते हैं गोल से, कि आज पढ़ लिया, कल पढ़ लिया, नेक्स्ट डे लगेगा कि अरे अब क्या करें, अभी एग्जाम तो बहुत दूर है, या फिर एग्जाम तो आने वाला है, टेंशन हो जाएगी, नहीं पढ़ेंगे। तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, उसके लिए आपका टाइम टेबल बहुत जरूरी है होना। टाइम टेबल रहेगा तो आपका डेली गोल्स डिसाइडेड रहेगा कि आपको ये चीजें करनी है, एक डिसिप्लिन रहेगा, शेड्यूल रहेगा, जिससे आप इजीली अपना स्ट्रक्चर वे में अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे। तो सेल्फ स्टडी के लिए टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है। लास्ट क्वेश्चन जो मेरे पास आया है, ये टिप्स क्या मेरी रहेंगी टिप्स। मैं कहूँ तो पहली चीज है कि प्रिपरेशन ठीक है, आपको पढ़ाई करनी है, बहुत अच्छी बात है, आपने एक गोल डिसाइड किया है, आपने टारगेट बनाया है कि आपको ये सिविल सर्विसेज करना है, या मान लीजिए कोई भी एग्जाम आपको करना है, भले ही वो पीएसयू का हो गया, एसएससी सीजीएल का हो गया है। आपको ध्यान में एक चीज रखनी है कि आपको सिंगल फोकस रख के अपने गोल पे काम करना है। अपने गोल को ध्यान रखते हुए आपको उस पर कंटिन्यूअस डेली उसी पे काम करना है। हर दिन आपका ऐसा होना चाहिए कि वो आपके लक्ष्य की तरफ आपको लेके जा रहा है, ना कि उससे दूर लेके जा रहा है। इसमें पढ़ाई में आप अपने आप को ना भूलें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपना फिटनेस पे ध्यान रखें। क्योंकि हेल्थ और फिटनेस नहीं होगा तो आप पढ़ाई करके भी अगर खुद को बीमार कर लेंगे तो वो भी फायदा नहीं है। और आप देखते भी होंगे, और मैं भी जैसे सीनियर ऑफिसर से ये सीखती हूँ, मतलब ट्रेनिंग में भी, अकेडमीज में हमें फिटनेस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, स्पोर्ट्स खिलाए जाते हैं बहुत सारे। आप जैसे देखते होंगे यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे कि अकेडमीज में स्पोर्ट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो हमें क्या होता है, पढ़ाई के टाइम ये रियलाइज नहीं होता है, हमें लगता है बस पढ़ रहे हैं, पागल की तरह पढ़ते रहते हैं, अपने आप को, अपनी हेल्थ खराब कर लेते हैं। तो वो चीज ना करके आप अपने हेल्थ पे ध्यान रखें, जो भी आप खाना खा रहे हैं वो हेल्दी हो, और अपनी फिटनेस पे आप ध्यान रखो। डेली आप 15 मिनट वॉक कर लोगे, दैट इज इनफ। मेडिटेशन कर सकते हैं माइंड को काम रखने के लिए। कोई अपनी हॉबी, आपको पेंटिंग पसंद है, पेंटिंग करिए। डेली नहीं कर सकते हैं, हफ्ते में एक बार भी करेंगे तो भी बहुत होता है। डोंट लीव द कनेक्शन विद योर सेल्फ, बी कनेक्टेड टू योर सेल्फ, तभी आप मोटिवेटेड रह के भी अपनी अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। और तीसरा ये है कि पढ़ाई तो करनी ही है, एग्जाम है, अब पढ़ाई किए बिना तो होगा नहीं। तो आप अच्छे से मेहनत से अपनी पढ़ाई करिए, जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी ईयर का आप एग्जाम देना चाहते हैं, उसको ध्यान में रख के अपना शेड्यूल बना के आप जस्ट उस पर काम करिए। बस यही क्वेश्चंस मेरे पास आए थे अभी तक, जो आई होप मैंने सारा ही बहुत डिटेल में कर दिया है डिस्कस। अभी आपको किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सब्जेक्ट मेरा सोशियोलॉजी था। मैंने वैसे इंजीनियरिंग करी है, बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, लेकिन जब मैंने सिलेबस देखा तो मुझे सोशियोलॉजी अच्छा लगा। मुझे लगा कि ठीक है, बहुत ज़्यादा भी सिलेबस नहीं है, और कंटेंट्स मैंने देखा तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। सोसाइटी के बारे में थोड़ा नॉलेज बढ़ेगा, और जहाँ जिस समाज में सेवा करनी है उस समाज के बारे में जानने का मौका मिलेगा इस सब्जेक्ट से, तो मैंने इसलिए ये चूज किया था। आंसर राइटिंग इन मेंस पेपर मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, मैं रिपीट कर देती हूँ इन शॉर्ट। आपको प्रैक्टिस करनी है, टॉपर्स की कॉपीज देखिए, और दूसरा खुद से खूब सारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए, और अपने फ्रेंड्स जो भी आपके प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपरेशन में है, उनसे डिस्कस करिए। नहीं, अगर कोई नहीं प्रिपेयर कर रहा है तो बहुत सारे चैनल्स होते हैं जहाँ पे आंसर राइटिंग का लोग अपलोड करते हैं और एक दूसरे के आंसर पेयर रिव्यू करते हैं, वो चीज आप कर सकते हो। इनसाइट्स की वेबसाइट पे मैं लिखती थी, बहुत पहले मैंने शुरू किया था ये लिखना, उससे मुझे काफी हेल्प मिली थी। हाउ मेनी ईयर्स, मेरा लास्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ है, 6th अटेम्प्ट में, जो मेरा फाइनल अटेम्प्ट था। छठा अटेम्प्ट में मेरा 145 रैंक आया है। इससे पहले 4 बार मेरा प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई हुआ था, क्योंकि कुछ गलतियां मैं कर रही थी। जब आप एग्जाम को वो चीज नहीं दे रहे हो जो एग्जाम डिमांड कर रहा है, तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे कि वो क्लियर होगा।
तो उस वजह से मेरा नहीं हो पाया था। 5th अटेम्प्ट में मेरा ऑप्शनल पेपर 2 और एथिक्स पेपर में स्कोर कम रहने की वजह से इंटरव्यू में जाने के बाद भी फाइनलिस्ट में नहीं नाम आ पाया था। और लास्ट अटेम्प्ट में मैंने अपनी गलतियों पे जो भी मुझे समझ में आई कि ये मेरी गलतियां हैं, मैंने उन पे पूरी मेहनत की, उन पे काम किया, तो मुझे फाइनली ये रिजल्ट मिला। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका मीडियम इंग्लिश ही होना चाहिए इंटरव्यू में। हिंदी मीडियम से भी बहुत लोग देते हैं इंटरव्यू। जो आपको कंफर्टेबल लगे, जिसमें आप अपने अपने आप को बेस्ट एक्सप्रेस करते हो, वो ही मीडियम आप चूज करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। आंसर आंसर लिखने के बाद यूपीएससी में ब्लैंक पेज को कट कर देना लिखा रहता है कॉपी में, वैसे लिखा रहता है कि आप ब्लैंक स्पेस को कट कर दीजिए, बट मेरा ये था, मैं जब यूपीएससी के आंसर्स में लिखती हूँ, मैं आई जनरली डोंट लीव द स्पेस। मैं आंसर्स में स्पेस नहीं छोड़ती थी। मेरी हैंडराइटिंग कुछ बड़ी है, तो उससे क्या होता था, जितना स्पेस अलॉटेड था मेरा वो फिल ही हो जाता था, कब मुझे जरूरत नहीं पड़ी थी। तो कट कर देना बेटर रहता है। और किसी के कुछ डाउट्स है तो आप बताइए, नहीं तो हम ये डिस्कशन क्लोज करते हैं। काफी डिटेल में हमने बात की है अभी। लैंग्वेज पेपर के लिए आप जैसे एक तो रीजनल लैंग्वेज रहती है और एक जो दूसरा पेपर है, 2 पेपर रहते हैं यूपीएससी में, उसके लिए आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स डाउनलोड कर लीजिए। और मार्केट में बुक्स भी मिलती हैं जिनमें सोल्यूशन भी दिए रहते हैं। तो मैंने तो इंटरनेट से ही डाउनलोड करके, मुझे इंटरनेट पे सोल्यूशन भी मिल गए थे, तो वो 2-3 पेपर्स मैंने देख लिए थे कि क्या-क्या क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं। एक बार आप उससे प्रिपेयर्ड रहते हो तो बेटर रहता है। आप ऐसा नहीं, सरप्राइज नहीं होगे कि अरे ये क्या पूछ लिया। जैसे कि ट्रांसलेशन पूछ लेते हैं या निबंध लिखवा लेते हैं, ऐसे लिखवा लेते हैं लैंग्वेज के पेपर में। तो बेटर है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उसके देख के जाएं। अगर मुझे दोबारा अटेम्प्ट लिखने का मौका मिले तो क्या गलतियां सुधारना चाहेंगी? मैंने अपने लास्ट अटेम्प्ट में कोशिश तो यही की थी कि मैं हर गलती पे अपना काम करूं, पर मेरे लास्ट अटेम्प्ट में थोड़ा इंटरव्यू में मेरे मार्क्स कम थे, तो मैं कोशिश करूंगी कि उसमें और बेहतर मैं अच्छी तैयारी कर पाऊं। बाकी जो भी मैंने पिछले अटेम्प्ट्स में गलतियां की थी, रिवीजन ना करना, ज्यादा प्रैक्टिस ना करना, वो मैं फिर दोबारा से अच्छे से प्रैक्टिस करके ही देती, अगर मैं देती तो। मैथ्स का कितना रोल है यूपीएससी में? जिनकी मैथ्स वीक है उनके लिए कितना डिफिकल्ट है? अब हर चीज का मिक्स है, ऐसा नहीं है किसी के लिए कोई चीज डिफिकल्ट होती है। अब कोई साइंस स्टूडेंट आएगा, उसके लिए सोशल साइंस टफ होगा। जैसे मुझे स्कूल से ही कभी भी सोशल स्टडीज के सब्जेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं थे, मुझे साइंस ही पसंद था, मुझे मैथ्स ही पसंद था। लेकिन जब यूपीएससी में पढ़ने लगी तो उसमें अच्छा लगने लगा, मजा आने लगा, नॉलेज मिली कि अच्छा, ये तो मैंने स्कूल में इतने इंटरेस्ट से कभी पढ़ाई नहीं करी। तो आपका इंटरेस्ट बनता चला जाता है। यूपीएससी में मैथ्स का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है। प्रीलिम्स में पेपर 2 रहता है, सीसैट का पेपर, जिसमें मैथ्स थोड़ी पूछी जाती है। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स डाउनलोड करके जो आप टॉपिक्स नोट कर लो कि यूपीएससी में ये टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, डेफिशिएंसी के क्वेश्चंस आते हैं, वो टॉपिक्स नोट करके, अगर आपकी मैथ्स बहुत वीक है तो किसी स्टैंडर्ड बुक से, जैसे आर एस शर्मा वगैरह बुक्स होती है, आर एस अग्रवाल बुक होती है, या फिर यूट्यूब पे सिंपली वो टॉपिक डाल दो और उस टॉपिक से कुछ 10-12 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। दिस इज इनफ, आई थिंक दिस इज इनफ। इतना करने से आपका पेपर में काम चल जाएगा। क्वालिफाइंग पेपर होता है सीसैट का, तो इतना ही मैथ्स का रोल है यूपीएससी में। इसके लिए आप यूपीएससी की नोटिफिकेशन पढ़िए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक ग्रेजुएशन होता है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो उसमें एक लिस्ट दी हुई है, जो नोटिफिकेशन आता है गेजेट में हर साल एग्जाम के लिए। तो आप इस साल का भी आपको यूपीएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगा, वो आप डाउनलोड करके देख सकते हो, उसमें आपको पता चल जाएगा। इतिहास वैकल्पिक, आप कोई भी सब्जेक्ट आप ऑप्शनल ले रहे हैं, वैकल्पिक जो सब्जेक्ट ले रहे हैं, विषय ले रहे हैं, वो आपके चॉइस के ऊपर है। अगर आपको वो सब्जेक्ट पसंद है, आपके पास मटेरियल अवेलेबल है, आप उसको बैठ के घंटों पढ़ सकते हो, आप उसमें अच्छा आंसर लिख सकते हो, तो बिल्कुल आप वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। डजेंट मैटर कि आपका बैकग्राउंड क्या है। जरूरी नहीं है कि आपने हिस्ट्री से ही ग्रेजुएशन किया तो ही आप हिस्ट्री ले सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे इंजीनियर्स हिस्ट्री ऑप्शन लेते हैं, एंथ्रोपोलॉजी लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस लेते हैं, और बहुत सारे पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएट भी कोई और सब्जेक्ट भी ले लेते हैं। वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर, और यूपीएससी में पेपर्स देख लीजिए आप, आपको लगता है कि ये चीज आपके लिए बेटर है तो आप वो कर सकते हैं। बेनिफिट एनसीसी का पूछ रहे हैं आप। जब डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होता है यूपीएससी का इंटरव्यू का, तो उसमें आप भरते हैं कि आपने एक्स्ट्रा करिकुलर क्या क्या चीजें करी हैं। तो आपने अगर अच्छा है, आपने एनसीसी में पार्ट लिया है स्कूल में, तो आप उसको लिखोगे।
फिर बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, फिर वो वहां से कनेक्ट होके कहीं तक भी पूछ सकते हैं, इंटरनेशनल सिक्योरिटी या नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कहीं पे भी पूछ सकते हैं, सोशल सर्विस के ऊपर, कुछ भी, उसके लिए फिर आपको प्रिपेयर्ड रहना है। बट हाँ, अच्छा ही रहता है अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा किया है स्कूल में अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक्स या कॉलेज में, तो आपके पास डीएएफ में लिखने के लिए चीजें रहती हैं, इंटरव्यू में बोलने के लिए, तो आप थोड़ा सा आपको पता रहता है कि अच्छा ये चीजें मेरे पर्सनैलिटी से जुड़ी हैं, तो ये तो मुझसे पूछा जाएगा, आप थोड़ा प्रिपेयर्ड होके जा सकते हो इंटरव्यू के लिए। आपने 12th करी है तो अभी आप ग्रेजुएशन पे ध्यान दीजिए अपने, और जो आप सब्जेक्ट ध्यान से चूज करिए, और साथ साथ आप अपनी एनसीईआरटीज और न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर सकते हैं अगर अभी आपने कॉलेज स्टार्ट किया है यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। 3 या 4 साल से पहले आप अभी दे नहीं पाएंगे, ग्रेजुएशन के बाद ही आप एलिजिबल रहेंगे। ये आप ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट का आप पूछ रहे हैं, इस पे मैं श्योर नहीं हूँ डिजिटल सिग्नेचर का कैसे रहता है। आप क्या कर सकते हैं, यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके कॉन्टैक्ट अस रहता है, वहां पे जाके एक ईमेल आईडी दिया होगा, उस पे आप ईमेल करके अपना क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं, वहां पे आपको डायरेक्ट गाइडेंस मिल जाएगा कि क्या ये वैलिड है कि नहीं। आप बेटर होगा आप वहां पे ईमेल करिए। मुझसे पूछा जा रहा है गैप लिया था क्या? गैप मेरा आ ही गया था, मैंने मतलब स्कूलिंग के बाद मैंने डायरेक्ट ग्रेजुएशन स्टार्ट कर दी थी, उसी ईयर में इंजीनियरिंग स्टार्ट कर दी थी। इंजीनियरिंग के बाद मेरा 6 मंथ का गैप आया था, क्योंकि मेरा कॉलेज में प्लेसमेंट्स नहीं हुई थी, तो ऑफ कैंपस मैंने बहुत ट्राई किया था, उसके बाद जाके फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ था। 6 महीने का गैप वहाँ आया था, और आईबीएम से जब मैंने रिजाइन किया था आफ्टर वर्किंग फॉर 2 years, वहाँ मेरा लगभग 1 साल का गैप आ गया था बिफोर आई ज्वाइंड सीजीएल एग्जाम के थ्रू, जो टैक्स असिस्टेंट की मुझे जॉब मिली थी। तो गैप आता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा हमें लगातार ही सफलताएं मिलती चली जाएं, बहुत बार हमें असफलताएं देखनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आप डेडिकेटेड हैं और आप अपने गोल पे काम कर रहे हैं, आप इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा तो आप बता दीजिए कि आप इस गैप में ये कर रहे थे। ऑनेस्ट रहना बहुत जरूरी होता है इंटरव्यू में। बेसिक लेवल एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करनी है। आई थिंक मोस्टली सब कवर हो गया है। क्वेश्चंस जो रिपीट ही आ रहे हैं अभी, किसी और को कुछ और क्वेश्चन पूछना है जो हमने नहीं डिस्कस किया है अभी तक, आप पूछ सकते हैं, देन वी विल कंक्लूड। आई होप मैंने कुछ हेल्प की अपने एक्सपीरियंस से शेयर करके, जो भी मैंने सीखा है अपने जर्नी का यूपीएससी से। कोई भी आप पढ़ाई करते हैं उसका रोल, पढ़ाई तो अच्छे ही होते हैं, जो भी आप पढ़ाई करेंगे आपको नॉलेज ही मिलेगा, आपको उसका यूज होता ही है पढ़ाई करने का यूपीएससी में। एनसीईआरटी इज इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यू कैन नॉट डू विदाउट एनसीईआरटी, प्लीज रीड एनसीईआरटी बेसिक फाउंडेशन स्टार्ट करने के लिए। आंसर राइटिंग का मैं बार बार बता चुकी हूँ, टॉपर्स कॉपीज करनी है और खुद से आंसर राइटिंग करनी है। तो आई थिंक वी कैन कंक्लूड द सेशन। कैसे पता चलेगा कि एनसीईआरटी से बेसिक क्लियर हो गया? इसके लिए आपको क्वेश्चन पेपर्स करने पड़ेंगे। अब तो ऐसे आने लगे हैं टेस्ट सीरीज की, अब लिखा रहता है कि इस चैप्टर से ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, या इस बुक से, या फिर इस सब्जेक्ट के बेसिक पार्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे हैं। वो क्वेश्चन आप करके देखो, आप वो कर पा रहे हो अगर, दैट मीन्स आपका क्लियर है बेसिक। और यूपीएससी के क्वेश्चन देखो कि अगर आप आपको समझ में आ रहा है कि कैसे करना है सॉल्व, या आपके आंसर सही हो रहे हैं, मतलब आपका बेसिक्स क्लियर है। अगर आपको क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा है, पूछ क्या रहा है, दैट मीन्स कुछ गड़बड़ है, आपके नॉलेज में थोड़ी कमी है, उसको और पढ़ाई करिए, अपने बुक से इसको क्लियर करिए, तो आपको ये हो जाएगा। यूपीएससी के लिए गेट नहीं देना होता है, यूपीएससी का अपना एक एग्जाम होता है, गेट इज डिफरेंट एग्जाम। एनसीईआरटी 6 to 12th। ठीक है, हम लोग अब ये डिस्कशन एंड करते हैं। आप सबसे बात करके अच्छा लगा, और आई होप मैंने जो भी बातें बोली हैं आप उससे थोड़ा बहुत जो भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सीखिए। एक लास्ट बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप बहुत सारे टॉपर्स को सुनते होंगे, मैं भी बहुत सुनती थी कि क्या होता है, पता नहीं ऐसा क्या होता है अलग, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे कॉलेज से ही पढ़ाई नहीं की थी, नॉर्मल से कॉलेज से पढ़ाई की थी, नॉर्मल स्कूल से पढ़ाई की थी, तो बहुत ऐसे नेशनल इंस्टीट्यूट का कोई वो टैग नहीं था। लेकिन आप सुनिए, जिसका भी आपको अच्छा लगता है, किसी टॉपर से आप कनेक्ट कर जाते हैं कि अच्छा, अर्तिका शुक्ला मैम का जैसे मैंने सुना था, रैंक 4 आई थी वो पुराने सालों में, तो मुझे उनकी कुछ टिप्स अच्छी लगी कि अच्छा हाँ, ये चीज मैं कर सकती हूँ, ये मैं करूंगी तो मेरा इंप्रूव होगा। तो आप अपने हिसाब से पिक एंड चूज करिए, जो बोल रहे हैं टॉपर्स, आप सुनिए जिसका भी आपको सुनना है, फिर आप अपनी स्ट्रैटेजी को अपने हिसाब से बनाइए, कीपिंग इट अलाइंड विद द यूपीएससी का फ्रेम, कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं और सिलेबस में क्या दिया हुआ है।
बैकअप के बारे में मुझे लगता है एक अटेम्प्ट आप फुल फ्लेजेड जब दे चुके हैं, पूरी जान लगा के आपने दे दिया एक अटेम्प्ट, आपका नहीं हो रहा है, मुझे लगता है कि सेकंड अटेम्प्ट के बाद से आपको सोच लेना चाहिए कि मतलब और भी एग्जाम आप दे सकते हो। मैं स्टेट सर्विसेज का भी देती थी, या बैंकिंग, सीजीएल मेरा क्लियर हो गया था 2014 में। तो आप दीजिए और एग्जाम्स भी, क्योंकि उससे एक थोड़ा मेंटल फ्री रहता है ऐसा, क्योंकि हम ये एग्जाम में अनप्रिडिक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अभी गारंटी नहीं है कि अभी मैं ही दोबारा एग्जाम लिखूं और मेरा ही क्लियर हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दो मेरे को पता है कि मैंने इतनी सारी चीजें सीखी हैं और मैं उसको इम्प्लीमेंट करूंगी एग्जाम में, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि एग्जाम क्लियर होगा। इसके लिए आपको ये ध्यान रखते हुए माइंड में एक बैकअप अगर आप रख लेते हैं, एक जॉब हो गया, या फिर आपको पता है कि हाँ आप ये तैयारी से हटोगे तो आप ये चीज पकड़ लोगे, आप पढ़ा लोगे, कहीं आप टीचिंग कर लोगे, या आप अपना कुछ और कुछ बिजनेस रखना चाहते हो, स्टार्टअप रखना चाहते हो, वो कर सकते हो, देन इट इज गुड, वो अच्छा रहता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। और आपको जो भी क्वेरीज हैं यूपीएससी टाइम पे आप बता सकते हैं। एंड थैंक यू यूपीएससी टाइम फॉर दिस प्लेटफॉर्म। हमने बहुत डिटेल डिस्कशन किया है अबाउट द एग्जाम। ऑल द बेस्ट एवरीवन, एंड थैंक यू।